तो आपको बेसिक पढ़ना है कि लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है, कैसे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है, और फिर आपको बेसिक रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर रिफ्रैक्शन में आएंगे, रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस पढ़ेंगे, लेंस के साथ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे और लेंस भी खत्म। तो ले दे के सिलेबस जो आपका टोटल फिजिक्स का सिलेबस अगर देखा जाए तो 6 घंटे का ही है। वो टोटल बुक आपका जो फिजिक्स में जितना है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सारा कुछ मिला के 6 घंटे में सिलेबस ख़त्म, मैक्सिमम 7 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उतना जल्दी करना तो है नहीं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट। अब देखिए कि ड्यूअल नेचर की हम बात कर रहे थे, तो ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है कि लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल को भी क्या करता है, एग्जिबिट करता है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि लाइट क्या है। तो जनरल जो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय विच वी कैन एबल टू सी एनीथिंग। लेकिन बच्चा जो एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो वो है विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो क्या कहेंगे, विजिबल लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब ये क्या है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझ गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने के लिए आपको उससे पहले ये समझना होगा कि वेव क्या होता है। वेव का डेफिनेशन मालूम है किसी को? एनीबॉडी? वेव वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस है। क्या है, डिस्टर्बेंस है। वेव इज अ disturbance which carry energy from one point to another। तो वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, जैसा कि हम लोग साउंड में पढ़े थे। अब जो पढ़े थे तो पढ़े थे, जो नहीं पढ़े उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। अब एनर्जी को कैरी कैसे करेगा, तो आप कभी समुद्र में जाइए, समुद्र में गए हैं कभी? तो देखिए कि जब आप समुद्र के अंदर जाते हैं तो जब छोटी छोटी लहरें चलती हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर एक हाई फ्रिक्वेंसी की लहर आ जाए तो क्या होता है, फिर आपको धक्का देके गिरा देगा या अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो वेव उसी को कहते हैं। तो वेव के साथ एनर्जी ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिट होता है। समझ गए। अब देखिए बच्चे, वेव के टाइप की बात करें तो 2 तरह के जनरली वेव होते हैं, ठीक है। वेव कितने तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा है मैकेनिकल वेव। क्या, मैकेनिकल वेव। अब इस मैकेनिकल वेव के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड दूसरा होता है ट्रांसवर्स। तो देखिए वेव्स को अगर हम डिफाइन करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मैकेनिकल वेव।
मैकेनिकल वेव भी फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। जो 9th में थोड़ा भी साउंड के बारे में पढ़े होंगे उनको ये पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि मैकेनिकल वेव बच्चे वैसे वेव है जो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करेंगे, इनको मीडियम चाहिए। दे रिक्वायर मीडियम for their propagation, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोपेगेशन के लिए, चाहे डजेंट मैटर द मीडियम इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम to travel, it does not require any medium to travel। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, समझ गया? देखिए एक्चुअल में वैक्यूम हम लोग पढ़ते हैं, ये होता है वैक्यूम, समझे? इसलिए सिंगल सी डबल यू। तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? किसी भी मीडियम की जिसके थ्रू ये मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट कैन मूव थ्रू द वैक्यूम। अब जरा समझेंगे कि मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको कहते हैं बच्चा जो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है। जैसे आप लोग ये पढ़े देखे होइएगा फिगर, इसका जो मूवमेंट होता है टूवर्ड्स किधर होता है? जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा होता है उस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव करता है। ठीक है, मतलब इसका मूवमेंट डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज यहां से जान लीजिए कि वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझिए पहले। दो कंसेक्यूटिव वेव के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव लेंथ। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे? ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम पिक पे जाता है अपने मीन पोजीशन से कोई वेव, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्ट को एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यस आगे, और देखिए एक पर्टिकुलर सेकेंड में एक वेव कितने बार ऑसिलेट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में 10 वेव्स ऑसिलेट किया, 10 वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में बच्चा एक रिलेशन होता है, एफ होता है c बाई लैम्डा, एफ इक्वल टू c बाई लैम्डा। अब यहाँ से एक चीज समझ लीजिए कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट की स्पीड ऑफ वेव, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, एंड f इज द फ्रीक्वेंसी, f इज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, यहां तक किसी को अभी तक कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ गया क्या होता है, क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ या इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव which propagates in the same direction in which wave is moving, in which wave is moving. अब जरा समझिए वेव के बारे में। ठीक है, अब तो हम लोग ये तो जान गए कि यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो कर देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स आर कॉल्ड वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा, कर दीजिएगा। द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव कंटेन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अपने मीन पोजीशन से, इसका मीन पोजीशन क्या है, यही ना बेस है, यहाँ से मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम हाइट को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा, वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। समझ में आया? अब देखिए फ्रीक्वेंसी, अगर हम मान लें कि यहाँ पे एक 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन लगा दें और 2 सेकेंड में हमने देखा कि इस टाइम बैरियर से 10 वेव पास कर गए, कितने? तो बच्चा फ्रीक्वेंसी और वेव्स के बीच में आपको एक और रिलेशन होता है, F = 1/t। F = 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड, पढ़े हैं ना? तो अब जरा देखिए कि 1/t हो जाएगा, तो अगर मान लो कि एक वेव को ही कंसीडर करें तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? अब मान लो कि 2 सेकेंड में कितना वेव जा रहा है? 10 वेव जा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2 होगा कि 5 होगा? क्या बताएं? F = 1/, F = क्या होता है? 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट जो होता है बच्चा, वो होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। और इसी को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं? समझ में आया? जो बचपन से आप लोग 8 में भी पढ़े होइएगा, 9 में भी पढ़े हैं, ठीक है, और शायद 6 में भी था, साउंड जहाँ पढ़ना था चैप्टर। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो वेव का बेसिक रहा। अब देखिए कि वेव कैसे एनर्जी को कैरी करता है, तो फिर हम लोग उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि समुद्र में आप हैं, कौन है रे? अब देखिए बच्चे, अगर कोई वेव, टाइडल वेव इसमें जनरेट होता है, अगर वेव की इंटेंसिटी कम होती है, वेव की इंटेंसिटी कम होती है, तो एनर्जी क्या होगा? इंटेंसिटी जो होता है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। अगर इंटेंसिटी कम तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम होगा तो बोट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा हिल डुल के वो शांत रहेगा। लेकिन अगर वही हाई इंटेंसिटी की वेव आ जाए, जो हम लोग बराबर सुनते हैं ना, टोर्नेडो हो गया, हाई वेव आ गया, या जो बचपन से पढ़े हैं कि पूर्णिमा को रात में का जो वेव होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, न्यू मून डे को, तो इंटेंसिटी जिस वेव की ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? इसको पलट देगा, डैमेज कर देगा, समझे? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये इस पर ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, ठीक है। अगर उससे भी सिंपल एग्जांपल से समझना है तो हम आके आपको प्यार से एक थप्पड़ मार दें और वही गुस्सा में आके एक थप्पड़ मार दें, दोनों में अलग अलग होगा। एक में आपको चोट नहीं लगेगा लेकिन दूसरे में चोट लगेगा,
ठीक है। तो होगा क्या कि जिसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो उतना ही ज़्यादा हार्म करेगा, उतना ही ज़्यादा, समझ गया। और जब इंटेंसिटी कम है तो एनर्जी कम होगी, तो उसका हार्म नेचर भी कम होगा। क्लियर। अब सीधा चलना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, चूंकि सारा मुद्दा वहीं पे है। ये सब तो बेसिक हम ऐसे ही बता दिए आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चा, इट इज अ कॉम्बिनेशन, या कह सकते हैं, या इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वेव, सॉरी मैग्नेटिक वेव। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड magnetic wave which are mutually perpendicular to each other, which are mutually perpendicular to each other। अब इसका अगर हम वेव स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक तरह से समझ लो, इसका वेव जो बनेगा, एक तो ऐसे, ठीक है, और एक बनेगा अब। ये दोनों वेव जो होंगे एक दूसरे के साथ हमेशा हर पॉइंट पे क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जरा यहाँ पे ड्रॉ करो तो, ठीक है। और ये भी अपने मीन पोजीशन के साथ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वेव्स जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। तो सीधा क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव। अब इसकी प्रॉपर्टीज जरा जान लेते हैं बच्चा। सबसे पहला प्रॉपर्टी, वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। किधर करेगा, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, स्पीड जो होती है वेव की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। क्या होता है, ठीक है, मतलब इसको मीडियम की नेचर तो ट्रांसवर्स है, लेकिन ये ऐसा है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ट्रांसवर्स क्यों कहें, क्योंकि वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता था और ये भी म्यूचुअली, इसलिए उस नेचर को शो करता है, समझे। अब इसमें क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंजेज विथ चेंज इन मीडियम, विथ चेंज इन, अगर हम मीडियम को चेंज कर दें तो उसके स्पीड पे भी असर पड़ता है। अब जैसे समझिए कि लाइट अगर वैक्यूम में चल रहा है तो किस स्पीड से जाएगा, अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही लाइट जब वाटर के थ्रू पास करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब जैसे जितना डेंस होगा, जितना डेंस मीडियम होगा, उतने ही वेव के स्पीड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो मोस्टली आपके वेव्स हो गए। एक चीज इसमें और प्रॉपर्टीज हो सकता है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब इसमें थोड़ा सा आगे समझेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ लिया। अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो बच्चा, आप लोग जो पढ़े थे अभी तक 8th क्लास में कि किसी भी प्रिज्म से जब लाइट रे पास होता है, किसी भी प्रिज्म से जब वाइट लाइट, अगर वाइट लाइट यहाँ से पास हो रहा है तो ये कितने कलर में डिवाइड होता था, यही जो बैंड ऑफ 7 कलर है इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर्स
इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसी 7 कलर के बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब जैसे अगर हम स्पेक्ट्रम को डिवाइड करना शुरू करें बच्चा, तो स्पेक्ट्रम में आपको एक्स रेज भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, इंफ्रारेड भी है, रेडियो वेव्स भी है, सब अलग अलग है। लेकिन हमारा आई जिस वेव को डिटेक्ट कर सकता है वो इतना ही है, ठीक है। अब हमारा जो आई डिटेक्ट करता है वेव, उसका अगर फ्रीक्वेंसी रेंज देखें तो 400 से 700 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर से, अब 700 नैनोमीटर से भी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, सॉरी वेवलेंथ अगर बढ़ जाए, तो भी हमारा आई उस लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, और इससे कम भी रहे तो हमारा आई उस लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। समझ गए? तो 400 किसका होता है वेवलेंथ? वायलेट का। किसका? और 700 रेड का। और इसी बीच के ड्यूरेशन को हम लोग क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं अपने आँख से, क्योंकि भगवान जो हमारा आँख बनाए वो उसी स्टाइल में बनाए। लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो इससे ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट को भी क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम आपको बताएं कि एक्सरे तो सब लोग देखे होइएगा होते हुए, लेकिन जब एक्सरे होता है तो क्या उसमें से जो रे निकलता है उसको आप लोग डिटेक्ट किए हैं आज तक कभी? क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो डायरेक्ट आपके बॉडी को पेनेट्रेट कर देता है। समझ गए? तो उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से लेज़र लाइट अगर हम जलाएं तो उसका लाइट आप डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो स्पेक्ट्रम में क्या है कि ये जो 7 कलर का बैंड है, 7 कलर का बैंड है, यही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसी में जो वायलेट है उसका सबसे कम वेवलेंथ है, और जो रेड है उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। और यही रीज़न है कि सुबह सुबह उठ के अगर आप आकाश में देखते हैं तो सूरज आपको हल्का रेडिश ऑरेंज कलर का दिखता है, या शाम में जब सनसेट होता है उस समय भी अगर आप देखिएगा तो उस समय थोड़ा रेडिश ऑरेंज ही दिखेगा। क्योंकि मैक्सिमम लाइट जो रेज है जिनका वेवलेंथ कम है वो क्या होते हैं? डेविएट हो जाते हैं। लेकिन इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ये कम क्या होता है? डेविएट होता है, कम डेविएट होता है। तो इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। और इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स भी लगाए जाते हैं या फिर डेंजर साइन जो लगाया जाता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बुआ सब लोग खुश था कि सब जान गया था कि लाइट क्या है? वेव है। क्या है? वेव है। सब अपना मज़े में पढ़ रहा था। लेकिन उसी समय एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कर दिया? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थियरी दे दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी मेटल पे लाइट रे स्ट्राइक कराते हैं, लाइट रे स्ट्राइक कराते हैं, तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। समझ गए? तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या आया? इसका डेफिनेशन कि लाइट इज अ वेव, नो डाउट लाइट इज अ वेव, बट इट इज ऑल्सो अ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड फोटोन। और फोटोन का मतलब क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो फोटोन्स है जब हम उसको स्टक कराते हैं मेटल सरफेस पे तो क्या करना शुरू कर देता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। तो बच्चा जब भी लाइट रेज आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फोटॉन्स पार्टिकल होते हैं। यही से ये पता चला था कि लाइट क्या है? पार्टिकल थियरी को भी क्या करता है? कंस्टिट्यूट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब बाद में इस एक्सपेरिमेंट को फिर उन्होंने कराया तो देखा कि ठीक है, लाइट जब भी हम डाल रहे हैं हर बार इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। तो फिर 1905 में आइंस्टीन साहब आ गए। आइंस्टीन साहब ने एक थियरी दिया E = H × म्यू। इस H को कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहा गया? कांस्टेंट। और ये जो म्यू था यही है फ्रीक्वेंसी। क्या है? तो कहा गया कि एनर्जी जो है किसी भी लाइट के पार्टिकल का किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। तो लोग क्या करते थे कि जैसे ये मेटल पे अगर मान लीजिए कि जब लाइट रेज को
इस पे डायरेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो इसके जो फोटॉन्स होते थे जब इसको स्टक करते थे, एक इलेक्ट्रॉन से स्टक करता था तो उसको इमिट कराता था, लेकिन बार बार नहीं करा रहा था। जब उसको चेक किया गया तो हमने क्या देखा कि जब फोटॉन्स को तो बढ़ा दिया जा रहा है, लाइट के इंटेंसिटी को क्या किया जा रहा है, बढ़ा के चेक किया जा रहा है, घटा के चेक किया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट होने का नाम नहीं ले रहा है। रीजन क्या था कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी पे। तो हम लोग फोटोन का नंबर तो बढ़ा रहे थे, लेकिन फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे थे, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे थे। और एनर्जी कैसे बढ़ता, फ्रीक्वेंसी से। जब इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते तो एनर्जी बढ़ता, और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन अगर उस इलेक्ट्रॉन से टकराता तो ही उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाता, एमिट कर पाता, समझे। तो वहीं से इनका जो था E इक्वल टू एच इंटू बी, एच क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट और बी क्या, म्यू क्या था, सॉरी इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है, न्यू, ये क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। और इसी के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1905 में मिला था, इसी खोज के लिए, समझ गए। तो यहाँ E इक्वल टू एनर्जी, H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, B इक्वल टू न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसी खोज के लिए तो क्या हो गया, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन्स जो है किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट।